Hello Bachapadi, I am your physics faculty from school.com and today we are going to start the next lecture of current electricity. In previous lecture we have to talk about the Ohm's law. Okay, आज हम बात करेंगे ओम्स लॉ हमने स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस हमने स्टडी किया। ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। दैट मींस कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है किसी भी कंडक्टर की, तो अगर हम उस कंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आज हम उसका डिस्कशन करने वाले हैं। ओके बेटा, सो लेट्स स्टार्ट। आवर टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन resistance and resistivity, on resistance and resistivity. Okay beta, you know that what is the resistance? रेजिस्टेंस किसी भी किसका होता है, कंडक्टर का होता है। एंड व्हाट इज द रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी उस कंडक्टर की क्या है, प्रॉपर्टी है। ओके बेटा, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यू हैव टू स्टडी इन प्रीवियस लेक्चर, R इज इक्वल टू द रो L अपॉन E, रो L अपॉन E इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। एंड वी नो दैट रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हमने स्टडी किया, M अपॉन N E स्क्वायर टाउ। तो यहां से आपका आ जाएगा बेटा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू द रो की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो वी कैन राइट M अपॉन N E स्क्वायर टाउ, और इधर ऊपर क्या है L और अपॉन में क्या हो जाएगा E। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, एक ये फॉर्मूला आ गया रेजिस्टेंस का, और ये किसका फॉर्मूला हो गया, रेजिस्टिविटी का। हमारे पास दो ये फॉर्मूलास है, दो फॉर्मूलास है, एक का किसका है, एक का रेजिस्टिविटी का है और एक किसका है, रेजिस्टेंस का है। इतना बात क्लियर है। Where m is the mass of electron, m is the mass of electron, L is the length of the conductor, length of the conductor along which current flow, along which current flows. Okay, and what is the n? N is the number of free electron per unit volume, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं बेटा डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, व्हाट इज द टाउ? टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है आपका। ओके, and what is the E? E is the, इधर बेटा इधर इसको नोट कर दे रहे, is what is the charge on electron, charge on electron. Okay, and A is what? तो A is the area of cross section, area of cross section of the conductor, area of cross section of the conductor. ओके, इतना बात क्लियर है। तो यहां से इतना बात समझ में आ गया। तो ये सभी हमने पैरामीटर्स स्टडी कर लिए जो इस फॉर्मूले में इंक्लूडेड है। ओके, अब बात करते हैं जरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टर। ठीक है, हम थ्री टाइप्स में हम किसी भी सब्सटेंस को डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट इज द कंडक्टर, नेक्स्ट वन इज द सेमीकंडक्टर, और हम बात करेंगे थर्ड में कुछ स्पेसिफिक एलाइज के बारे में। ठीक है, तो इधर मेंशन कर दें बेटा किस वे से हम स्टडी करेंगे, यानी किस किस क्लासेस में हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्लास है आपका कंडक्टर, इन अदर क्लास है आपका सेमीकंडक्टर, एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट वन इज सम स्पेसिफिक एलाइज, सम स्पेसिफिक एलाइज। ओके, दिस इज 1 2 3, और ये जो स्पेसिफिक एलाइज है दैट इज द कांस्टेंटन, मैंगनीन, मैंगनीन, ओके,
नाइक्रोम, यूरेका, यूरेका, दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ एलॉय, यूरेका। ओके, तो हम इन 3 क्लास में हमने डिवाइड किया है किसी भी सब्सटेंस को, उसमें हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टर। ध्यान से समझिएगा बेटा, ठीक है। अगर हम किसी भी कंडक्टर का सपोज करें व्हाट दिस इज अ टाइप ऑफ कंडक्टर, दिस इज अ व्हाट दिस इज अ टाइप ऑफ कंडक्टर। अगर हम इस कंडक्टर का क्या इंक्रीज करें, अगर हम इस कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करें, ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से होगा क्या, ध्यान से समझिएगा। अगर हम इस कंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो होगा ये कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इस कंडक्टर में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं तो उनका वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी जो भी एटम्स प्रेजेंट है इस कंडक्टर में इनका वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। क्या इंक्रीज होगा बेटा, वाइब्रेशन। और जब वाइब्रेशन इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है कि इनका कोलिजन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, कोलिजन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोलिजन। ओके, कोलिजन बढ़ जाएगा। इतना बात क्लियर है। और ये बात पता है कि जब कोलिजन बढ़ेगा तो होगा क्या, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और ये आपके क्या है, पॉजिटिव आयंस हैं, एटम पॉजिटिव आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन्स का जो कोलिजन है विद द पॉजिटिव आयंस, जब वाइब्रेशन बढ़ेगा तो कोलिजन और ज्यादा बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव आयंस के साथ में बहुत जल्दी जल्दी कोलिजन करेगा। और जब जल्दी जल्दी कोलिजन करेगा तो यहाँ से जो रिलैक्सेशन टाइम है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यानी टाउ की वैल्यू क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। और रिलैक्सेशन टाइम के डिक्रीज होने से इसके रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इसको इस फॉर्मूले से समझेंगे। देखो इधर टाउ क्या किया, टाउ डिक्रीज किया तो आर की वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो यहां से हम लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ओके बेटा, और रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज कर गया। आफ्टर दैट टाउ के डिक्रीज होने से, टाउ के डिक्रीज होने से रो की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस वजह से आर एंड रो की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, ये बात समझ में आया कि अगर हमने कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल लिया, उसका टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो वाइब्रेशन बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ने से कोलिजन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयंस के साथ में जल्दी जल्दी कोलिजन करेगा, इस वजह से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा। और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो बाय दिस फार्मूला रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या होगी, उस कंडक्टिंग मटेरियल की इंक्रीज होगी। ओके बेटा, बहुत अच्छी बात। एक तो ये फैक्टर रहा। दूसरा फैक्टर क्या होगा कि अगर हम किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक कहानी इधर समझिएगा। सपोज दैट दिस इज द एटम एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, और इस ऑर्बिटल में कौन इलेक्ट्रॉन कौन रिवॉल्व करता है, तो अपनी लैंग्वेज में बोले तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो होगा क्या, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, और जब ये आयनाइजेशन एनर्जी इसको मिलेगी तो ये क्या करने लगेगा, दिस इज फ्री टू मूव, दिस इज फ्री टू मूव। ये मूव करने के लिए क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी से, तो इसको बोलेंगे हम, तो इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का आयनाइजेशन हो गया है। ठीक है, तो यहां से टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, आयनाइजेशन ऑफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। और आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल को छोड़कर फ्रीली मूव करेगा कंडक्टर के अंदर। ठीक है, और जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा इंक्रीज होंगे, इसको तो हम बोलेंगे व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल पर। इधर देखिए एन की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इस वजह से आर की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज।
एन की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इस वजह से रो की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस वजह से वी कैन राइट आर एंड रो की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, रो की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यू आर सीइंग दैट यहाँ पर दो डोमिनेटिंग फैक्टर है, एक ये वाला फैक्टर और एक ये वाला फैक्टर। हम किसको डोमिनेट कराएं, कौन सा वाला फैक्टर आपका सिग्निफिकेंट फैक्टर होगा, तो इसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो फैक्टर, एक फैक्टर से क्या है कि आपका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है कंडक्टिंग मटेरियल की, वो इंक्रीज हो जा रही है। और दूसरा डोमिनेटिंग फैक्टर ये बोल रहा है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो कौन सा फैक्टर सिग्निफिकेंट है, इसको समझते हैं। जो भी इस दुनिया में जितने भी कंडक्टिंग मटेरियल है यानी मेटल है, उन मेटल पर 10 टू द पावर 29 पर मीटर क्यूब क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। इतना ज्यादा अमाउंट में किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है कि अगर आप किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाने से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इंक्रीज कर रहे हैं, उसकी वैल्यू एज कंपैरिजन टू दिस वैल्यू नेग्लेक्सिबल होगी। क्या होगी बेटा, नेग्लेक्सिबल। इस वजह से ये वाला जो फैक्टर है ये डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं होगा। तो डोमिनेटिंग फैक्टर या सिग्निफिकेंट फैक्टर ये होगा, सिग्निफिकेंट फैक्टर। कौन सा फैक्टर होगा, सिग्निफिकेंट फैक्टर। दैट मींस टेंपरेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिंग मटेरियल की इंक्रीज होती है। ओके, तो यहां पर एक ग्राफ भी दिया गया है, उस ग्राफ को जरा समझते हैं बेटा। वो ग्राफ क्या है आपका, ग्राफ क्या है, ग्राफ को समझते हैं। ओके, ग्राफ क्या है, ग्राफ किसका बनाएंगे बेटा, तो कंडक्टिंग मटेरियल कोई भी ले लें, किसका, कॉपर का ले लें। ठीक है, कॉपर का, कॉपर का जब हमने यहां पर एक ग्राफ प्लॉट किया, कौन सा वर्सेस कौन सा ग्राफ है, तो दिस इज द आर आर रो एंड या वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है। ठीक है, इसको हम प्लॉट करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, आर एंड रो, और इधर क्या हो जाएगा आपका टेम्परेचर। ठीक है, तो यू आर सीइंग दैट टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और ये भी क्या हो रहा है, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। तो कुछ इस वे का ग्राफ बन के आता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये किसके लिए था, कॉपर के लिए, एनसीईआरटी में भी प्रेजेंट है। ठीक है, इसको एनसीईआरटी में भी बनाया गया है, तो इसको जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर। इधर देखो बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर, ऑन सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसको समझिए जरा। सेमीकंडक्टर कोई भी बना दें, सपोज दैट दिस इज व्हाट, दिस इज द सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर का काम करता है, तो दो चार्ज कैरियर प्रेजेंट होते हैं सेमीकंडक्टर में। फर्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन एंड अनदर इज द होल्स। ठीक है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एट रूम टेम्परेचर, एट व्हाट, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर negligible, negligible electrons and holes are present in, are present in semiconductor, are present in semiconductor। ओके, इतनी बात क्लियर है कि रूम टेम्परेचर पर जो सेमीकंडक्टर पर जो चार्ज कैरियर होते हैं, दैट मींस इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, वो नेग्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, अब बात ध्यान से सुनिएगा। अगर हम इस सेमीकंडक्टर का, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया यानी टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से होगा क्या, वही कहानी होगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोलिजन बढ़ेगा, यानी कोलिजन इंक्रीज होगा, और जब कोलिजन इंक्रीज होगा
सॉरी, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वाइब्रेशन इंक्रीज होगा, पहले इसको समझ लेते हैं। वाइब्रेशन इंक्रीज होगा, वाइब्रेशन इंक्रीज होने से क्या होगा, कोलिजन इंक्रीज होगा, ठीक है, इतना बात क्लियर है। और जब कोलिजन इंक्रीज होगा तो रिलैक्सेशन टाइम, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स है वो जल्दी जल्दी क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। कोलाइड करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम यानी टाउ, टाउ आपका डिक्रीज होगा। और जब टाउ आपका डिक्रीज होता है तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, टाउ के डिक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, टाउ के डिक्रीज होने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। तो हेंस वी कैन राइट आर एंड रो, आर एंड रो क्या होंगे बेटा, इंक्रीज होंगे। एक ये फैक्टर है। इसका दूसरा डोमिनेटिंग फैक्टर इधर समझिए, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होता है, अभी अभी मैंने इस बात को बताया कि ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में कौन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जिसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। और आयनाइजेशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ही अपने इस ऑर्बिटल को छोड़कर फ्रीली मूव करेगा उस सब्सटेंस में या उस सेमीकंडक्टर में, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनने वाले हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करने वाले हैं। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो आर एंड रो की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहां से आर एंड रो की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये दो डोमिनेटिंग फैक्टर है, बट कौन सा सिग्निफिकेंट फैक्टर है और कौन सा इनसिग्निफिकेंट फैक्टर है, इसको प्रूव करना है। तो वी नो दैट एट रूम टेम्परेचर किसी भी सेमीकंडक्टर पर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स प्रेजेंट नहीं होता, यानी चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होता है। इस वजह से टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। अब यहां से ध्यान से सुनिए कि जब अब चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट होना चाहिए कंडक्शन के लिए किसी भी सेमीकंडक्टर में। इस वजह से इसका जो डोमिनेटिंग फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या करती है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है। और ये आपका डोमिनेटिंग फैक्टर यानी सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं है, दिस इज द सिग्निफिकेंट फैक्टर, सिग्निफिकेंट फैक्टर। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि सेमीकंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, ठीक है। अगर हम इसका एक ग्राफ प्लॉट करें सेमीकंडक्टर के लिए, तो सेमीकंडक्टर है वो मेनली कार्बन से बने होते हैं, ठीक है। तो इधर आपका क्या है, इस वाई एक्सिस में आर एंड रो, दिस इज द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। और इधर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेम्परेचर को, ठीक है, टेम्परेचर को। तो यू आर सीइंग दैट टेम्परेचर बढ़ाया तो ये डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा तो कुछ इस वे में ग्राफ बनेगा, इस वे में, ठीक है। दैट मींस क्या हो रहा है कि इधर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो आर एंड रो की वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, इस तरीके से, ठीक है। इतना बात क्लियर है। तो ये ग्राफ बन गया बेटा, दिस इज द ग्राफ। ये हमने ग्राफ प्लॉट किया है, किसके लिए है, तो आर एंड रो वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। तो ये बात समझ में आया कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर क्या है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सम स्पेसिफिक एलाइज के बारे में, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सम स्पेसिफिक एलाइज, इफेक्ट of temperature, effect of temperature on some specific alloys, and that alloy is what, constant nichrome, manganese, okay, and next one is the यूरेका। For such type of specific alloys, अगर हम इन alloys का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं यानी इंक्रीज करें तो क्या इफेक्ट होगा, इसको समझिए। वैसे टेम्परेचर इंक्रीज करने से
टेम्परेचर इंक्रीज करने से इन एलाइज की रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी अनअफेक्टेड रहती है, अनअफेक्टेड रहती है। बट उसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द अनअफेक्टेड रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी व्हेन द टेम्परेचर ऑफ दिस एलाइज इज इंक्रीजेस? इसको समझिए, ठीक है। हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया किसका? इन स्पेसिफिक एलाइज का। तो होगा क्या? वाइब्रेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। जब वाइब्रेशन इंक्रीज होगा तो कोलिजन भी क्या होगा? कोलिजन भी इंक्रीज होगा। जब कोलिजन इंक्रीज होगा तो टाउ की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। और जब टाउ की वैल्यू डिक्रीज होगी तो यहां से आर एंड जो रो की वैल्यू है वो क्या होगी बेटा? यानी कि आर एंड रो की वैल्यू इंक्रीज करेगी। और इधर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, ठीक है, इन स्पेसिफिक एलाइज में। तो इसके इंक्रीज होने से क्या होगा? यानी कि अगर इन पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाए, यानी एन की वैल्यू क्या हो जाए? इंक्रीज, तो आर एंड रो की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। तो आर एंड रो की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो होता क्या है कि इस फैक्टर की वजह से, किस फैक्टर की वजह से? यानी कि वाइब्रेशन वाले फैक्टर की वजह से इसकी वैल्यू क्या करी? इंक्रीज करी। और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यानी आयनाइजेशन एनर्जी फैक्टर की वजह से इसके रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या करी? डिक्रीज करी। तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है? इक्वल, यानी एक दूसरे के साथ कंपनसेट कर जाते हैं, कंपनसेशन हो जाता है। यानी जितनी वैल्यू इसकी इंक्रीज करेगी उतनी वैल्यू इस फैक्टर की वजह से क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। यानी दोनों कंपनसेट कर जाएंगे। इस वजह से किसी भी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑलवेज अनअफेक्टेड रहती है। इसका ग्राफ प्लॉट करें बेटा, ग्राफ प्लॉट करें अगर, कौन सा ग्राफ है? तो दिस इज द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ फॉर स्पेसिफिक एलाइज, फॉर स्पेसिफिक एलाइज। okay, this is the resistance and resistivity and this is what, this is the temperature। तो इसमें अनअफेक्टेड है, कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है, बट कुछ ना कुछ तो इफेक्ट ऑलमोस्ट आएगा। तो इस वे में ग्राफ प्लॉट होता है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ फॉर सम स्पेसिफिक एलाइज लाइक अ कांस्टेंटन, नाइक्रोम, मैग्नीन एंड यूरेका के लिए। ओके बेटा, इतना बात क्लियर है, ठीक है, बात समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? नेक्स्ट टॉपिक इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? टेम्परेचर कोफिशिएंट। सुंदर सी हेडिंग लगाइए, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, या इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, दोनों का मीनिंग सेम है। कोई बुक ये नेम प्रेफर करती है और कोई बुक ये नेम को प्रेफर करती है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। इतना बात क्लियर है बेटा? देखो इसको समझिए कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। सपोज एक एक्सपेरिमेंट से इस बात को समझें कि कोई भी एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट में एक हमने एक वायर लिया है। क्या लिया है बेटा? एक वायर, ठीक है। दिस इज द वायर, कंडक्टिंग मटेरियल है। अगर इसका इनिशियल कंडीशन में इसका टेम्परेचर कितना है बेटा? इसका टेम्परेचर है T0। इसका टेम्परेचर कितना है? T0। तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज R0, दैट इज R0। अगर इसका टेम्परेचर इनिशियल कंडीशन में T0 है तो इसका रेजिस्टेंस कितना है? R0 है। ये हमने सपोज किया। लेकिन जैसे ही अगर हम इस वायर का टेम्परेचर इंक्रीज करें कुछ ना कुछ, तो इसकी टेम्परेचर की वैल्यू चेंज होके कितनी हो जाएगी? T0 प्लस dt। तो रेजिस्टेंस भी आपका चेंज होके कितना हो जाएगा? R0 प्लस dr।
इतना बात क्लियर है। यानी कि जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी वो बात की बात है, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। तो यहां से ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ये डेटा पता चला है, ये इंफॉर्मेशन मिला है। वो इंफॉर्मेशन क्या है कि जो चेंज इन व्हाट, जो आपका जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो आपका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो टेम्परेचर यानी चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मींस इधर देखिए जरा, इधर पता चला है कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। एंड दूसरा इंफॉर्मेशन की जो चेंज इन रेजिस्टेंस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल रेजिस्टेंस। इनिशियल रेजिस्टेंस बोले तो व्हाट, आर नॉट। यानी कि किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा तो टेम्परेचर के चेंज करने पर उसका रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा डिक्रीज या इंक्रीज करेगा। ओके, तो यहां से ये बात क्लियर है। इसको डाल दीजिए इक्वेशन 1, इसको डाल दीजिए इक्वेशन 2। तो यहां से वी कैन राइट व्हाट, dr is directly proportional r naught into dt, r naught into dt। तो dr जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज नोन एज अल्फा। अल्फा r इन नॉट इनटू में कितना हो जाएगा, dt। इतना बात क्लियर है। और इसी अल्फा को ही क्या बोलते हैं बेटा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इतना बात क्लियर है, या इसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां से ये बात क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे विद इनिशियल लिमिट टू फाइनल लिमिट। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इनिशियल लिमिट टू फाइनल लिमिट, from initial limit to final limit, ओके, इनिशियल लिमिट टू फाइनल लिमिट। तो इंटीग्रेट कराएंगे, dr इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन अल्फा r नॉट इनटू में कितना हो जाएगा, dt। इधर इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है, r नॉट, और इसकी जो फाइनल वैल्यू है रेजिस्टेंस की, जो चेंज हुई या तो डिक्रीज हुई या तो इंक्रीज हुई। चेंज का मतलब ही होता है, मैंने सपोज किया आर। टेम्परेचर आपका इनिशियल टेम्परेचर इज व्हाट, Ti। मैंने सपोज किया दिस इज व्हाट Ti एंड फाइनल टेम्परेचर इज व्हाट Tf। ओके, समवन हैव एनी प्रॉब्लम? आई थिंक नो प्रॉब्लम। dr का जब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 into dr होगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, r लिमिट r नॉट टू क्या हो जाएगा, rf इज इक्वल टू आपका आर नॉट तो कांस्टेंट है, आर नॉट को बाहर निकाल लीजिए बिकॉज इट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इंटीग्रेशन टी आई टू क्या हो जाएगा, टी एफ अल्फा इनटू dt। अब यहां पर क्वेश्चन है कि सर अल्फा को आपने अंदर क्यों रखा है, क्या ये वेरिएबल है? तो बहुत सारी बुक्स जो प्रेफर करती हैं कि अल्फा इज नॉट अ वेरिएबल, इसको वो कांस्टेंट की तरीके ट्रीट करती हैं, ठीक है। बट इन रियलिटी अल्फा इज नॉट अ कांस्टेंट, इट इज अ वेरिएबल। ओके, तो बुक जो प्रेफर करती है हम वही लेकर चलेंगे। हमने सपोज किया कि अल्फा भी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर हम सपोज कर रहे हैं बट इन रियलिटी अल्फा इज नॉट कांस्टेंट। तो जब हम सपोज करेंगे, ठीक है, तो अल्फा भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इधर हम लिमिट भी पुट कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इधर से हो जाएगा आर एफ माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट। अल्फा भी आपका कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल लीजिए। इंटीग्रेशन टी आई टू टी एफ इन 1 इंटू क्या हो जाएगा, dt। dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, t। तो यहां से वी कैन राइट आर एफ माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा, इसका इंटीग्रेशन हो गया t। तो यहां से टी आई टू क्या हो जाएगा, टी एफ। यहां से वी कैन राइट आर एफ माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टी एफ माइनस कितना हो जाएगा, टी आई हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे आर एफ माइनस आर नॉट इज इक्वल टू, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दो या तो इस आर नॉट को उस साइड में ट्रांसफर कर दो, तो ये आपका हो जाएगा आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा
और इसको आप लिखेंगे TF माइनस TI, यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर को बोलेंगे चेंज इन टेम्परेचर, यानी चेंज इन टेम्परेचर बोले तो डेल्टा T। तो यहां से फॉर्मूला क्या निकल के आएगा बेटा, यहां से फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, RF यानी फाइनल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर या वायर इज इक्वल टू R नॉट, यहां से कॉमन हो जाएगा तो वी कैन राइट 1 प्लस अल्फा इनटू व्हाट, डेल्टा T। तो दिस इज द फॉर्मूला, ओके। कब के लिए, जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं किसी भी वायर का, टेम्परेचर क्या करते हैं, चेंज करते हैं, टेम्परेचर क्या करते हैं बेटा, चेंज करते हैं। तो जो इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस है या जो फाइनल रेजिस्टेंस आता है टेम्परेचर के चेंज करने पर, उसकी वैल्यू ये है, ठीक है। और अल्फा आपका क्या है, दिस इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। आई होप आपको ये बात क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो यही फॉर्मूला है, दिस इज द डेरिवेशन। अब आगे और कुछ बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड कि अगर हमें रेजिस्टेंस पता है किसी भी वायर का टेम्परेचर चेंज करने से कि जो फाइनल रेजिस्टेंस आता है उसकी वैल्यू पता चल गई, तो इन द सेम वे हम पता कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी में क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर चेंज करने पर, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से RF इज इक्वल टू द R नॉट 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा T, ओके। तो यहां से वी नो दैट R इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, रो L अपॉन A, रो L अपॉन A। तो यहां से लिखेंगे वी नो दैट व्हाट, कि जो रेजिस्टिविटी है वो किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के डायमेंशन यानी कि शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करती है, अच्छा। तो यहां से लिखेंगे इसको रो फाइनल लेंथ अपॉन एरिया इज इक्वल टू रो इनिशियल यानी कि रो नॉट, और इधर कितना हो जाएगा L अपॉन A, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा T। तो ये कैंसल आउट कर दीजिए, तो वी कैन राइट रो फाइनल इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू डेल्टा T। दैट मींस टेम्परेचर के चेंज करने पर किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो होगी वो क्या होगी, रो एफ इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा T। तो ये बात क्लियर कर दीजिए, ठीक है। तो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया गया है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इससे रिलेटेड, नेक्स्ट टॉपिक एक्चुअली जो मैं कराने वाला हूं वो बेटा एक केस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कई बार पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड है। दैट केस इज नोन एज द स्टेचिंग ऑफ वायर केस। व्हाट इज द केस, स्टेचिंग ऑफ वायर, स्टेचिंग ऑफ वायर, वायर की स्टेचिंग, इसको समझते हैं जरा, ठीक है। सपोज बेटा दिस इज अ टाइप ऑफ कंडक्टिंग वायर, इस कंडक्टिंग वायर का लेंथ इज व्हाट L एंड एरिया इज व्हाट A, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जब हम इस कंडक्टिंग वायर को जब हम स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, इधर देखो, जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो होगा ये कि इसकी जो लेंथ है, लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ को L1 सपोज करें, इसकी लेंथ, इसके एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया को A1, तो इसका जो लेंथ है वो इंक्रीज होके कितना हो गया L2, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो डिक्रीज होके क्या हो गया A2। दैट मींस स्ट्रेच करने से किसी भी वायर को लेंथ इंक्रीज हो रही है और एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इतना बात क्लियर है कि नहीं। बट होगा क्या, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझे कि सपोज दैट ये आपका कोई भी एक चाक होल्डर है, इस होल्डर को अगर हम कई सारे पार्ट में अगर हम कट कर दें तो इसका क्या नहीं चेंज हो रहा है, उन सभी पार्ट का जो वॉल्यूम होगा वो इस चाक होल्डर के वॉल्यूम के ऑलवेज इक्वल होगा। तो वॉल्यूम कभी भी किसी भी बॉडी का चेंज नहीं होता है, भले ही उसकी शेप एंड साइज क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो यहां पर वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, तो जब वॉल्यूम नहीं चेंज होगा दैट मींस यहां से ये बात समझ में आ रहा है कि इसका जो A1 इंटू L1 इज नोन एज व्हाट, वॉल्यूम V1, और इधर क्या हो जाएगा A2 इंटू L2 इज नोन एज वॉल्यूम एट द कंडीशन सेकेंड एंड वॉल्यूम एट द कंडीशन फर्स्ट ऑफ द वायर,
ठीक है। अब यहां से क्या होगा कि वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग, दैट मींस वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो यहां से हम लिख सकते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट है तो V1 इज इक्वल टू V2 होना चाहिए। तो यहां से लिखेंगे V1 इज इक्वल टू V2, दैट मींस A1 L1 इज इक्वल टू व्हाट, A2 into L2। तो यहां से वी कैन राइट A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू L2 अपॉन व्हाट, L1, L2 अपॉन L1। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। आफ्टर दैट बात समझते हैं कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन ए, रो L अपॉन ए। तो वी नो दैट कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस किसी भी बॉडी के शेप एंड साइज के चेंज होने पर डिपेंड करता है, बट रेजिस्टिविटी किसी भी बॉडी की डायमेंशन यानी कि शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करती है। तो होगा क्या कि R, दिस इज द टेम्परेचर इन द फर्स्ट कंडीशन, ओके। तो R1 रो कांस्टेंट रहेगा बिकॉज ये शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, कंडक्टिंग मटेरियल सेम है, नेचर सेम है, इस वजह से रो चेंज नहीं होगा। इसका लेंथ कितना है L1, इसका एरिया कितना है A1, दिस इज द केस 1, ओके। इसी में केस 2 को समझो कि इसका रेजिस्टेंस चेंज होके कितना हो जाएगा R2, बट रो चेंज होने वाला नहीं है, L2 अपॉन में कितना हो जाएगा A2, बिकॉज इट्स लेंथ इज L2, एरिया इज A2। इसको डालिए इक्वेशन 1, इसको सपोज करते हैं इक्वेशन सेकंड। When we divide equation 1 on equation 2, then we will find R1 upon R2 is equal to rho L1 upon A1 upon rho L2 upon में क्या हो जाएगा A2। तो रो से रो कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां से वी कैन राइट इजिली R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू व्हाट बेटा, L1 A2, A2 ऊपर जाएगा एंड अपॉन में क्या हो जाएगा L2 इंटू A1। तो यहां से वी कैन राइट व्हाट, L1 इंटू A2 अपॉन L2 इंटू A1, ओके। इतना बात क्लियर है। अब यहां से इधर देखिए कि L1 अपॉन L2, ठीक है। तो L1 अपॉन L2 की जगह पर आप क्या प्लेस करेंगे, तो यहां से हम और लिख सकते हैं इसको चेंज करके कि L1 अपॉन L2 आपका क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट, दैट मींस A2 अपॉन व्हाट, A1। तो L1 अपॉन L2 की जगह पर आप प्लेस कर सकते हैं A2 अपॉन A1, A2 अपॉन A1, दैट मींस R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 into, ये ऑलरेडी A2 अपॉन A1 है, तो यहां से वी कैन राइट R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर, ओके। इतना आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, ये R1 एक दूसरे के कैसे हैं, ये अपोजिट हैं, तो इस वजह से जो R है वो इस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहां से एक रिजल्ट ये मिल गया, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा रिजल्ट समझने के लिए इधर आइए, इतना नोट कर दीजिएगा, फिर इसके बाद इधर से नोट करेंगे अपन, ठीक है। बोर्ड भर गया है बेटा, मैं रफ नहीं करना चाहता हूं। तो यहां से क्या हो जाएगा कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, ये रिजल्ट को मेंशन कर रहा हूं मैं, A2 अपॉन A1 इंटू, सॉरी ये रिजल्ट A2 अपॉन A1 इंटू L1 अपॉन L2, ओके। तो यहां से A2 अपॉन A1 को आप क्या लिख सकते हैं, L1 अपॉन L2। तो यहां से हो जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 की जगह पे L1 अपॉन L2, तो L1 अपॉन L2 इंटू L1 अपॉन L2, तो यहां से हो जाएगा L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका R1 अपॉन व्हाट, R2। तो यहां से ये बात क्लियर है कि जो रेजिस्टेंस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ के स्क्वायर का, ठीक है। यानी इस कंडक्टर की जो लेंथ है उसका जो स्क्वायर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर। ये बात क्लियर। तो दो बात यहां से समझ में आ गई, इतना बात क्लियर है। यहां से इस फॉर्मूले को जरा और अंदर तक स्टडी करते हैं। R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टिंग वायर, ये एरिया है, ठीक है।
और एरिया को अगर हम रेडियस के टर्म्स में करना कन्वर्ट करना चाहें तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये कैसा है, सर्कुलर शेप का है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, सपोज करें इसकी जो रेडियस है, ये जो रेडियस है दैट इज आर, रेडियस ये कितनी है बेटा, आर है, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से वी कैन राइट व्हाट, वी कैन राइट बेटा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, तो इसको वी कैन राइट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4, पाई स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, तो यहां से वी कैन राइट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर की पावर 4। ये बात क्लियर है, यानी कि जो रेजिस्टेंस होगा इस कंडक्टिंग वायर की रेडियस के 4th पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला और है बेटा, उसको जरा रब करके समझाना पड़ेगा, वो फॉर्मूला क्या है उसको समझिए। दैट फॉर्मूला इज व्हाट, वो फॉर्मूला ये है बेटा कि अगर आप रेडियस को डायमीटर के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहें, ये आपका रेडियस के टर्म्स में फॉर्मूला है, ठीक है, और डायमीटर के टर्म्स में, डायमीटर के टर्म्स में वी नो दैट आर इज इक्वल टू क्या होता है, डी बाई टू, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर की जगह पे डी बाई टू, यानी कि डी की सॉरी आर की पावर 4 है, तो आर की जगह पे क्या पुट करेंगे, डी बाई टू का होल की पावर 4, तो आर प्रोपोर्शनल 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 अपॉन डी की पावर 4, बट 4 इज कांस्टेंट, इस वजह से वी राइट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी की पावर 4। दैट मींस resistance of any conducting wire is inversely proportional to the 4th power of the diameter of the conductor। ठीक है, एक ये फॉर्मूला आ गया। अगर कहीं पर इसी में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दैट इज द परसेंटेज रेजिस्टेंस, ठीक है, परसेंटेज रेजिस्टेंस या परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, इतना बात क्लियर है। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस ये कैसे आया, ये हम चेंज इन रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। चेंज इन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, बात समझ रहे हैं, बात क्लियर कर दी से। अगर इसका लेंथ एंड एरिया पहले फिक्स था, हमने इसका लेंथ एंड एरिया चेंज किया, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और उसी चेंज इन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड करनी रहती है न्यूमेरिकल्स में। ओके, तो इसी वजह से हम करें इसका फॉर्मूला आर परसेंटेज इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर माइनस आर अपॉन आर इंटू 100। अगर यहां से हम आर को कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 100, दैट इज द आर परसेंटेज। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर ये फॉर्मूला आया कहां से, इसको समझते हैं। ठीक है, सपोज करो बेटा इस कंडक्टिंग वायर का लेंथ कितना है, इनिशियल लेंथ इज L1 एंड फाइनल लेंथ कितना है आपका L2, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा कि जो L2 होगा ये आपका n टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ ऑफ द कंडक्टर होगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है ना। तो यहां से L2 की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, NL1, वो भी किस फॉर्मूले में, इसको भी समझते हैं, इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में बेटा। तो यहां से इस फॉर्मूले को मेंशन करें, जरा पहले रब कर दे आगे का। ओके, इतना बात क्लियर है ना बेटा। ओके, अगली बात, यहां से ये फॉर्मूला जो है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 स्क्वायर अपॉन व्हाट, L2 स्क्वायर। L2 की जगह पर रिप्लेस करेंगे NL1 को, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 स्क्वायर अपॉन L2 की जगह पे N, तो यहां से N स्क्वायर L1 स्क्वायर ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से वी कैन राइट R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर, तो वी कैन राइट R2 इज इक्वल टू द n स्क्वायर R1। तो यहां से ये फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला क्या बोलता है, जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, यानी कि जो जब हमने इस वायर को स्टिच कर दिया है उसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज R2, दैट इज द n स्क्वायर टाइम्स ऑफ द
n square times of the initial resistance of that conductor। तो ये फॉर्मूला R2 is equal to n square R1, इसको रिमेंबर रखिएगा। अगर परसेंटेज में पूछा जाता है तो n square minus 1 into 100। ओके बेटा, तो दैट इज ऑल अबाउट ऑफ दिस केस, यानी स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। अब इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स यानी जितने भी टॉपिक मैंने पिछले पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का हम वर्कशॉप करेंगे। ठीक है, 2 या 3 न्यूमेरिकल जबरदस्त हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर आपको इससे रिलेटेड, इन वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कहीं पर भी कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए, आई विल सॉल्व योर होल प्रॉब्लम। We are working continuously to make your bright future Bacha party. So take seriously this video lectures and study properly. Okay बेटा, and notes की बात रही तो notes हम properly वे provide करा रहे हैं। Okay, thanks a lot for watching this video on our YouTube channel school.com.